नमस्कार, जय भीम. दैनिक बहुजन सौरभच्या यूट्यूब चॅनलमध्ये तुमचं स्वागत. आज लोकसभेत आणि राज्यसभेत विरोधी पक्ष अत्यंत आक्रमक दिसले. बजेटवरती तर सर्वच लोकांनी भेदभाव केल्याचा आरोप सरकारवर लावलेले. NEET नीटच्या सर्व यांच्यावरती त्यांनी आघात केला, म्हणजे मंत्र्यांवरती त्यांनी ताशेरे उडवले आणि राजीनाम्याची मागणी केली. रेल्वेच्या ॲक्सिडेंटच्या संबंधातलं त्यांनी अनेक लोकांना घेरून मंत्र्यांची हे केलेली आहे. तेव्हा सर्व लोकांना जरी माहिती आहे की BJP आणि RSSमध्ये जे काही मध्ये कोल्ड वॉर सुरू होतं, परंतु ते सर्व नाटक असल्याचं दिसते. कारण ज्या पद्धतीने BJP जो अजेंडा आता इम्प्लिमेंट करते तो सर्व हिंदुत्वाचा अजेंडा आहे आणि हिंदुत्वाची पूरक असणाऱ्या सर्वच्या सर्व गोष्टी हा BJP करत असतात. म्हणजे एकीकडे लोकांना सांगायचं की यांच्यामध्ये काहीतरी भांडण आहे, परंतु अजेंडा मात्र RSSचा इम्प्लिमेंट करताना BJP दिसते. आणि सर्व RSSचा अजेंडा म्हणजे ब्राह्मण लोकांचा अजेंडा, उच्च वर्गीयांचा अजेंडा, बिझनेसमॅनचा अजेंडा किंवा जिथे कॉर्पोरेटचा अजेंडा, अशा पद्धतीचा आपण समजतो आहात. तशीच एक महाराष्ट्राची एक मोठी बाब आलेली आहे. अनिल देशमुख जे पूर्व गृहमंत्री होते, त्यांनी सांगितलं की फडणवीसांनी माझ्यावरती खूप दबाव आणला की असं खोटा ॲफिडेविट करा आणि त्याच्यावरती उद्धव ठाकरेला मला तिथे अडकवता आलं पाहिजे, परंतु त्यांनी तो नकार दिला. अशा पद्धतीचा तो व्हिडिओ व्हायरल झाला आणि त्यांनी सांगितलं जे काही संवाद माझ्या आणि याच्यामध्ये झालेला आहे, फडणवीस किंवा त्यांचा जो एजंट होता ते सर्वच्या सर्व माझ्याकडे टेप केलेलं आहे, त्याच्यामुळे मी तो पुरावा म्हणून दाखवता येईल. त्याच्यामुळे महाराष्ट्रात संपूर्ण वातावरण एकदम बदलण्याची शक्यता आहे. अनेक लोक वारे त्याच्या प्रतिक्रिया म्हणून त्यांनी फडणवीसांनी सांगितलं की मला ह्यांच्या विरोधातही अनिल देशमुखच्या विरोधामध्ये माझ्याकडे शेकडो उदाहरणं आहेत असं म्हणून तो आपला डिफेन्स घ्यायला लागलेले आहेत. आता बघूया याला हा मुद्दा किती दिवस चालेल, याच्यावरती सर्वांचं लक्ष आहे. हे दोन्ही व्हिडिओ मी तुम्हाला घेऊन येतो आहेत, बघूया. एक सनसनीखेज पर्दाफाश किया है और ये पर्दाफाश किया है महाराष्ट्र के पूर्व गृह मंत्री अनिल देशमुख ने. अनिल देशमुख ने सीधे तौर पर देवेंद्र फडणवीस पर ये इल्जाम लगाए हैं और बाकायदा तौर पर ये कहा है कि वो जो कह रहे हैं वो ऐसे ही नहीं कह रहे, बल्कि उनके पास बाकायदा तौर पर पेन ड्राइव में इसको लेकर सबूत मौजूद हैं. क्या इल्जाम उन्होंने लगाए हैं ये मैं आपको बताने जा रही हूं, लेकिन इससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है, तूफान आ गया है, क्योंकि अनिल देशमुख ने मौजूदा उप मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस और BJP के कद्दावर नेता के ऊपर ये इल्जाम लगाए हैं. उन्होंने ये कहा है कि 3 साल पहले दरअसल उनके ऊपर देवेंद्र फडणवीस की तरफ से एक बिचौलिए के जरिए ये प्रेशर बनाया गया था कि वो अजीत पवार, उद्धव ठाकरे, आदित्य ठाकरे, अनिल परब के खिलाफ झूठे आरोपों को लेकर एक एफिडेविट लगाएं और ये बाकायदा तौर पर उनकी तरफ से कहा गया था. उन्होंने कहा था कि अजीत पवार, अनिल परब, आदित्य ठाकरे, उद्धव ठाकरे के ऊपर झूठे आरोप लगाकर एफिडेविट करने के लिए कहा गया था. मैंने ऐसा नहीं किया, इसीलिए मेरे पीछे ED, CBI ये सब उन्होंने लगा दी और इसकी वजह से मुझे 13 महीने जेल में रहना पड़ा था. ये सनसनीखेज जब से ये इल्जाम लगाए गए हैं, पर्दाफाश किया गया है अनिल देशमुख की तरफ से, उससे महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल आ गया है. अब इसको लेकर देवेंद्र फडणवीस ने भी अपनी बात को रखा है, कांग्रेस की तरफ से भी प्रतिक्रिया आई है और इसके साथ साथ मैं आपको बताऊं कि संजय राउत से लेकर प्रियंका चतुर्वेदी सबकी प्रतिक्रियाएं इसको लेकर आई हैं, क्योंकि इस पर्दाफाश ने महाराष्ट्र की सियासत में भूचाल ला दिया है. मैं आपको सुनवाना चाहूंगी कि अनिल देशमुख ने क्या कुछ कहा है. पहले आप उनको सुनिए, उनके इल्जाम को सुनिए और वो क्या कह रहे हैं उसको सुनिए. कल मैंने जो देवेंद्र फडणवीस इनके ऊपर जो आरोप किया था कि देवेंद्र फडणवीस ने 3 साल पहले मेरे ऊपर दबाव लाया था केंद्र शासन के जरिए मेरे ऊपर दबाव लाके देवेंद्र फडणवीस ने मुझे उस वक्त उद्धव जी ठाकरे के खिलाफ में एफिडेविट करने के लिए बोला था, आदित्य ठाकरे के खिलाफ में झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था, अजीत पवार के खिलाफ झूठा एफिडेविट करने के लिए बोला था. उसका कल मैंने बयान सब माध्यम को दिया है
और जो मैंने देवेंद्र फडणवीस के ऊपर आरोप लगाया था कि उन्होंने मुझे झूठे आरोप में फंसाया और हमारे सब नेता के ऊपर आरोप करने के लिए मुझके ऊपर दबाव डाला था, एफिडेविट करने के लिए बोला था, उसका सभी वीडियो रिकॉर्डिंग मेरे पास में है। ये पेन ड्राइव है। कोई मुझे चैलेंज करेगा तो मैं ये पेन ड्राइव के जरिए मैं पूरा उसका खुलासा करूंगा। उसी प्रकार कल देवेंद्र फडणवीस ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया कि उनके पास मेरे बारे में कुछ वीडियो क्लिपिंग्स है। वो वीडियो क्लिपिंग में मैंने कुछ शरद पवार साहब के बारे में बोला है, कुछ उद्धव ठाकरे के बारे में बोला है। मेरा जाहिर आह्वान देवेंद्र फडणवीस को है कि उनके पास जो वीडियो क्लिपिंग्स है मेरे बारे में, उसको उन्होंने जग जाहिर करना चाहिए, लोगों के सामने लाना चाहिए। मेरा उनको आह्वान है। तो आपने सुन लिया यहाँ पर अनिल देशमुख को, और सीधे तौर पर पेन ड्राइव वो दिखा रहे हैं, वो कह रहे हैं इसको सार्वजनिक वो कर देंगे। और उसके बाद आपको पता ही है कि देवेंद्र फडणवीस ने भी ये कहा है कि उनके पास भी इस तरह के वीडियो ऑडियो क्लिप्स मौजूद हैं जहां पर वो शरद पवार या उद्धव ठाकरे को लेकर जिस तरह की बातें कर रहे हैं वो उसको सार्वजनिक कर देंगे। अब इसको लेकर अनिल देशमुख ने चैलेंज किया है, जो आपने फिलहाल सुना। अनिल देशमुख ने साफ तौर पर कहा है कि अगर ऐसा है तो उसको सार्वजनिक कर दें, अगर इस तरह की बातें वो जो कह रहे हैं। और इसको लेकर मैं आपको ये बता दूं कि संजय राउत ने भी कहा है कि जो अनिल देशमुख कह रहे हैं उसमें सच्चाई है, क्योंकि आपको याद होगा संजय राउत भी जेल में थे, अनिल देशमुख भी जेल में थे। उन्होंने कहा कि वहां मेरी उनसे बातचीत हुई थी। सुनिए आप छोटी सी बाइट है संजय राउत की कि उन्होंने क्या कुछ कहा है। अनिल देशमुख जी राज्य के गृह मंत्री रहे, बहुत पुराने पॉलिटिशियन है महाराष्ट्र से और बहुत प्रतिष्ठित पॉलिटिशियन है, लेकिन एक षड्यंत्र का हिस्सा बनाकर अनिल देशमुख को जेल में भेजा गया। और जेल में भेजने से पहले उनके ऊपर दबाव आया था कि जो हम बोलेंगे वो करो। उद्धव ठाकरे जी का नाम लो, शरद पवार जी का नाम लो, किसी केस में आदित्य जी का लो, नहीं तो आपके पीछे ईडी लगाएंगे और जेल में भेजेंगे। ये बात जब मैं जेल में था, देशमुख साहब भी जेल में थे, तब उसने मुझे बताई थी 2 साल पहले। और बाद में भी ये बहुत बार सार्वजनिक मंच पर ये बात उसने कही है। बीजेपी इस प्रकार की हरकत कर सकती है। ऐसे बहुत से नेतागण है, एमपी है या विधायक है जो बीजेपी के साथ है, उनको इसी प्रकार से दबाव में लाकर अपने पार्टी में लिया है। तो अनिल देशमुख जी की बात में दम है और सच है। ठीक है। तो अनिल देशमुख जी की बातों में दम है और सच है, क्योंकि इसी तरह से एजेंसीज का दुरुपयोग करके सरकारों को गिराया गया है, नेताओं को खरीदा गया है। सीधे तौर पर संजय राउत ये कह रहे हैं। और इस पर कांग्रेस के जो महाराष्ट्र के प्रेसिडेंट हैं उनकी तरफ से भी उन्होंने साफ तौर पर ये कहा है कि अनिल देशमुख जो कह रहे हैं वो सच ही होगा। मोदी सरकार के आने के बाद एजेंसियों का गलत उपयोग किया गया है, जो उनके साथ होते हैं वहां एजेंसीज कुछ नहीं करती हैं। फडणवीस के पास अगर कोई सबूत है तो उन्हें जारी करना चाहिए। और इसको लेकर प्रियंका चतुर्वेदी ने भी सीधे तौर पर चैलेंज भी किया है देवेंद्र फडणवीस को। प्रियंका चतुर्वेदी ने कहा है कि देवेंद्र फडणवीस का मुखौटा उतर गया है। सत्ता में आने के लिए आप किसी भी स्तर तक गिर सकते हैं, जिसमें चरित्र हनन भी शामिल है। इस प्रकरण में देवेंद्र फडणवीस की भूमिका की जांच होनी चाहिए। अगर देवेंद्र फडणवीस के पास सबूत हैं तो उन्हें पुलिस के पास जाना चाहिए और उन्हें सौंप देना चाहिए। इन सबूतों को अपने पास अपने पसंदीदा एजेंसीज ईडी सीबीआई को दे देना चाहिए। यानी कि एक तरफ अनिल देशमुख पर्दाफाश कर रहे हैं देवेंद्र फडणवीस को लेकर, हाथ में सीधे तौर पर पेन ड्राइव लेकर, और दूसरी तरफ देवेंद्र फडणवीस जो कह रहे हैं उसको खुला चैलेंज यहाँ पर प्रियंका चतुर्वेदी कर रही है, संजय राउत कर रहे हैं, अनिल देशमुख कर रहे हैं और कांग्रेस के नेता नाना पटोले कर रहे हैं कि ऐसे सबूत अगर देवेंद्र फडणवीस के पास मौजूद हैं, डबल इंजन की उनकी सरकार है, तो उन्होंने उसको अब तक अपने पास क्यों रखा है? क्यों नहीं वो उसको सार्वजनिक कर देते हैं? क्यों नहीं वो इन एजेंसीज को दे देते हैं? क्यों नहीं वो उसको पब्लिक कर देते हैं? तो सीधे तौर पर अब इस पूरे मामले को लेकर महाराष्ट्र की सियासत
गरमाई हुई है। और आपको ये पता ही है कि कैसे महाराष्ट्र में शिवसेना को तोड़ा गया, एनसीपी को तोड़ा गया, कैसे वहां पर खरीद फरोख्त हुई और किस तरह से वहां नेहमीप्रमाणे बुद्धा या सिरियलमधनं छोटीशी क्लिप मी तुम्हाला दाखवणार आहे. नंद आज यशोधरा तिथे जात असते. सिद्धार्थ गौतम जिथे त्या आश्रमात असतात तिथे ती जाते. त्या तिथे गेल्याच्या नंतर ती त्यांच्याशी थोडासा वार्तालाप होते दोघांमध्ये की बाबा मी का तुमच्या संघामध्ये येऊ शकत नाही, मी भिक्षुनी का होता येत नाही. यावेळेस सिद्धार्थ गौतम म्हणतात की ती योग्य वेळ आल्यानंतर मीच तुला बोलवून घेईल. हा वार्तालाप सुरू असताना नंद तिथे येतो आणि नंदाने आपली इच्छा दाखवतो. इच्छा दाखवल्यानंतर ते म्हणाले की जोपर्यंत राजा शुद्धोधन मला परमिशन देत नाही तोपर्यंत मी काही तुला दीक्षा देऊ शकत नाही. त्याच्यानंतर राजा शुद्धोधन आणि सिद्धार्थांच्या वार्तालाप होतो. तो म्हणतोय की कोणताही राजा किंवा कोणताही मोठा असेल की जोपर्यंत तो शिस्त समजणार नाही, लोकांचे दुःख समजणार नाही, त्यांच्या गरजा समजणार नाही, त्याच्यानंतर राजा शुद्धोधन त्यांना परमिशन देत असतात. त्याच्यासोबत नंद हा आग्रह करतो की मी पण सुद्धा भिक्षू होण्यासाठी हे करतो. तर नंद त्यांना सांगतो की ह्यांनाही करा परंतु भिक्षू नाही. एक संस्कार त्याच्यावरती चांगले व्हावे म्हणून ते हे असतो. अशा पद्धतीचा तो व्हिडिओ आहे. त्याच्यानंतर अत्यंत राजा शुद्धोधन त्यांच्यावरती रागावतो की एकच तुम्ही तर निघून गेलात पण हा राहुल एक मात्र माझ्याकडे होता, त्यालाही तू हुसकावून घेतलं. त्याच्यामुळे अत्यंत नाराज असताना सिद्धार्थ त्यांना म्हणतो की मी जे ज्ञान प्राप्त केलेलं आहे मी माझ्या लोकांना कसं, माझ्या घरातल्या लोकांना मी कसं काय त्याला दूर करू शकतो. मी माझा धम्म म्हणजे काही याचा धम्म नाही आहे, याच्यात एक वेगळी परंपरा आहे असं सर्व कन्व्हिन्स करतो. आणि अशा पद्धतीने शुद्धोधन राजाही त्यांना नमस्कार करतो आणि निघतो. बघूया हा छोटासा बुद्धा या सिरियलमधला एपिसोड, तुम्हाला निश्चितच त्याच्यात आवडेल हा व्हिडिओ. प्रणाम देवी, प्रणाम युवराज, आइए. पिताजी, पिताजी. नंद और अनंत काका कहाँ है पिताजी? अमात्य आज दीक्षा ले भिक्षुक बन रहे हैं. वो दोनों उसी प्रक्रिया को देखने गए. मैं भी दे सकता हूँ. आइए. यशो, तुम सुख त्याग सादा जीवन मेरे कारण तो व्यतीत नहीं कर रही हो. मैं आपकी अर्धांगिनी हूँ, तो जो आपका धर्म वो मेरा धर्म. किसी और के धर्म और मार्ग को स्वयं पर कभी मत थोपना जब तक तुम्हारा अंतर्मन उसे ना माने. मेरा अंतर्मन तो आपके साथ ही जुड़ा है, तो क्या मुझे आपके मार्ग पर चलने की अनुमति है? तो क्या नारी को मुक्ति का मार्ग प्राप्त करने का अधिकार नहीं? आपकी भिक्षुनी क्यों नहीं बन सकती? मुक्ति के मार्ग पर चल, तुम मुक्ति अवश्य पाओगी. परंतु अभी तुम्हारे भिक्षुनी बनने का समय नहीं आया. अनुकूल समय आने पर मैं तुम्हें स्वयं उसके बारे में बताऊंगा. अभी तुम यहाँ नहीं ठहर सकती. क्या मैं आपके साथ रह सकता हूँ? मैं जानता था आप मुझे अनुमति दे देंगे. मैं आपका उत्तराधिकारी जो हूँ. अवश्य. सही समय आने पर मैं तुम्हें तुम्हारा उत्तराधिकार अवश्य दूंगा. ज्येष्ठ, क्या मैं दीक्षा ले सकता हूँ? भिक्षु बन सकता हूँ? अवश्य, किंतु महाराज की अनुमति के पश्चात.
नंद में संकल्प शक्ति का अभाव है, जो जीवन के किसी भी निर्णय को लेने के लिए आवश्यक है, चाहे वो राजा बने या भिक्षु। सत्य पहचाना। नंद ने भिक्षु बनने की इच्छा प्रकट की है। यदि आपकी आज्ञा हो तो उसे एक महासंघ में रहने दें। वो भिक्षु जीवन जिएगा, नियम और प्रशिक्षण में बंधेगा, तो उसमें संकल्प शक्ति का उदय होगा। यदि वो केवल प्रभावित होकर भिक्षु बनना चाहता है तो एक माह भी संघ में नहीं रह पाएगा, पर इस समय साधना और अभ्यास से उसमें स्पष्टता का भाव जागेगा और दृढ़ता का विकास होगा। मैं तुम्हें अनुमति देता हूं। एक बात और पिताजी, मेरा यहां से प्रस्थान का समय हो गया। अगले सप्ताह मैं कौशल की ओर प्रस्थान करूंगा। अब व्यथित ना हूं पिताजी, मैं पुनः कपिलवस्तु लौट कर आऊंगा। एक अनुरोध है तुमसे पुत्र। सभी शाक्य राजा तुम्हें सुनने के लिए व्याकुल हैं। मैं आपसे बुद्ध से ये प्रार्थना करता हूं कि अपने ज्ञान का संबोधन करें। अवश्य। बुद्धं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। नंद, आज से तुम भी संघ के सदस्य हुए। आज से तुम अष्टांग मार्ग का पालन करोगे। ध्यान में मध्य में स्वयं को केंद्रित करोगे। भिक्षा पात्र ले सभी भिक्षुओं की तरह आज से तुम भी भिक्षाटन करोगे। मैं पूर्ण प्राण लगाकर ध्यान उपलब्ध करूंगा और केवल आपके बताए हुए मार्ग पर ही चलूंगा। पिताजी, अब नंद काका सदैव आपके पास ही रहेंगे, तो मुझे भी दीक्षा दे दीजिए। तुम्हें भी दीक्षा दी जाएगी। तुमने मुझसे अपना उत्तराधिकार मांगा था, अब उसे देने का समय आ गया है। बुद्ध, इस अबोध बालक को हम भिक्षु कैसे बना सकते हैं? राहुल को अभी केवल दीक्षा के लिए तैयार होने का अभ्यास कराया जाएगा। जब ये बड़ा हो जाएगा तो इसे पूर्ण दीक्षा दी जाएगी। अभी केवल उसे नवदीक्षित की प्रतिज्ञा मात्र ही लेनी। मैं राहुल को स्वयं नवदीक्षित की प्रतिज्ञा दूंगा। ये तुमने क्या किया पुत्र? मैंने नंद को केवल एक महाभिक्षु बनने की अनुमति दी थी और तुमने मेरे पौत्र राहुल को भी भिक्षु बना दिया। एक क्षण नहीं सोचा कि हमारा क्या होगा। जब तुम सन्यासी बनकर घर त्याग कर चले गए
मैंने अतः वेदना और कष्टों में दिन काटे। तुम तो सर्वज्ञानी हो। मेरे जैसे साधारण व्यक्ति का दुख तुम अवश्य भाप लोगे। मैं संसारिक हूं। मेरे लिए पिता, दादा, पौत्र सब रिश्तों का महत्व है। एक विनती है तुमसे, भविष्य में किसी अबोध को दीक्षा देने से पूर्व उनके प्रियजनों की आज्ञा अवश्य लेना। पिताश्री, जब राहुल ने मुझसे दीक्षा लेने का आग्रह किया तो मैं पिता होते हुए भी एक क्षण को विचलित नहीं हुआ, क्योंकि ये मार्ग तुम्हारा स्वयं चुना हुआ है। इस मार्ग पर केवल दो ही भूल हो सकती। एक, इस मार्ग को पूरा तय ना करना, और दूसरा, उसे आरंभ ही नहीं करना। परंतु राहुल ने अपना पहला पग तो रख ही दिया है। मेरा मार्ग कोई संगठन नहीं, मेरा मार्ग कोई सिद्धांत नहीं, मेरा मार्ग केवल स्वयं की अनुभूति है, स्वयं का अनुभव है। परंतु तुम्हारी जीवन की अनुभूति हमसे विभिन्न कैसे? क्योंकि मेरी निद्रा टूट गई। मैं अपने जीवन को जागरूक होकर जी रहा हूं। मैं अपने जीवन को हर क्षण में केंद्रित हो उसके चमत्कारों को देख रहा हूं। मेरे अंतर में ना तो कोई पिपासा है, ना ही कोई भय। तुम मुक्त हो, स्वच्छंद हो। पिताश्री, जीवन की इस पीड़ा और दुख से मुक्ति का मार्ग जिसे मैंने खोजा है, इससे मेरे ही परिवारजन अछूते रह जाए। यदि राहुल और नंद इस पथ पर चलेंगे, इसका अभ्यास करेंगे, तो परम ज्ञान का अनुभव स्वयं करेंगे। और यही परम ज्ञान मेरा उत्तराधिकार है, जिसे मैं बिना भेदभाव के सबको दूंगा। आरंभ हो गई निर्वाण प्रथा, सुनो सुनो ये बुद्ध कथा। सत्य के मार्ग पर चलते हुए दो भूल हो सकती है। पहला, आज नेहमीप्रमाणे बहुजन सौरभ या वर्तमानपत्राचा आपण आढावा घेऊया। आज 4.25 वर्ष झालेले आहेत आणि निश्चितच आम्हाला आनंद होतो आहे की प्रत्येक स्तरावरती आम्ही आमचं कर्तव्य जिवंतपणे आम्ही हे केलेलं आहे। तोटा असो काही असो, अपरित परिस्थितीही आम्ही हा वर्तमानपत्र चालू केलेलं आहे आणि लवकरच 4 आणि पुढे आमची झेप होईल। आज आम्ही महत्त्वाचं म्हणजे आजच्या ठळक बातम्यामध्ये आम्ही लिहिलेलं आहे 2 हॉलची नावे बदलली, जे एक तिथे अत्यंत महत्त्वाचे आणि प्रेस्टिजियस जे हॉल होते, अशोका हॉल आणि रंगमंच, आणि अशा पद्धतीचे आमचे त्या दोन्ही हॉलचं नाव सरकारने बदललेलं आहे। आणि त्याच्यावरती अनेक लोकांनी फार मोठा आक्षेप घेतलेला आहे आणि अध्यक्ष तिन्ही याच्यात पुढाकार घेतल्याचं त्याच्यामध्ये दिसलेलं आहे। अत्यंत ही खेदजनक बाब आहे। त्याच्या शेजारी आम्ही गृहमंत्र्याचा उपयोग धमकावण्यासाठी करत आहात का, नाना पटोले यांचा खरा सवाल की गृहमंत्री त्याच्यासाठी तुम्ही झालात काय? UPSCला आली जाग, परीक्षा प्रणाली सुधारणार, अनेक त्याच्यामध्ये त्रुटी होत्या, त्या आता मात्र सुधारणार आहेत। अशा पद्धतीच्या पूजा खेळकर यांनी ज्या पद्धतीने सर्व शॉर्टकट मारले आणि तिथे अनेक यंत्रणेला जे धक्के दिले त्याच्यावरती त्या बोलत होत्या। आज UPSCला जाग आली आहे। ऑलिम्पिक 2024 उद्घाटन सोहळा सीन नदीवरती आहे। फ्रान्सची सीन नदी इथे ऑलिम्पिकची यावेळेसची होणार आहे 2024ची। त्याच्या शेजारी पावसाने मुंबई पुण्याला जनजीवन विस्कळीत केलेले आहे। काल अतोनात
पाऊस होता. मुंबई आणि इथे गाड्या चालवण्याला फार त्रास होत होता. अदृश्य झाल्यासारखं दिसत होतं. वातावरण अत्यंत खराब होतं. काश्मीरमधल्या दहशतवाद्यांसाठी मंत्र्यांनी दिले 2च पर्याय जे काही होत असतील तर त्याच्यावरती तिथल्या मंत्र्यांनी उपाय म्हणून 2 हे दिलेले आहेत. एक त्याच्या शेजारी जगातील सर्वात शक्तिशाली पासपोर्ट रँकिंगची यादी जाहीर झालेली आहे. भारतात येणाऱ्या नागरिकांना अमेरिकेने दिला सतर्कतेचा इशारा. ज्या पद्धतीने इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये बांगलादेश आणि मणिपूरमधनं जे लोक येत आहेत आणि जम्मू काश्मीरमधनं जे लोक येतात त्यांना आढावा बसावा म्हणून त्यांनी काही सूचना केलेल्या आहेत. अंगणवाडी मुलांच्या पोषक आहार सर्वात 8 वर्षात 8 वर्षामध्ये कोणतीही वाढ नाही. जो 8 रुपये पर स्टुडंट पर विद्यार्थी मिळत असतात त्याच्यामध्ये कोणतीही वाढ झाल्याचं दिसत नाही. त्याच्यामुळे ती एक मोठी बातमी आम्ही घेतलेली आहे. आज 4था स्मृती दिवस. आज आमच्या शांताबाई ज्ञानोबा सोनवणे यांचा आजचा स्मृती दिवस आहे. चला आपला बहुजन सौरभ शक्तिशाली करूया अशा आमची एक जाहिरात आहे. तुम्हा सर्वांना अपील आहे. आज 5-4वरती बघूया धम्मसंगोष्ठीच्या 300व्या सभेत प्रोफेसर PL नरसू यांच्या बौद्ध धम्माप्रती असलेल्या योगदानाची चर्चा. एक प्रोफेसर भौतिकशास्त्राचे प्रोफेसर परंतु त्यांनी बौद्ध धम्मात ज्या पद्धतीने कार्य केलं जिकडे तिकडे बौद्ध धम्माची प्रसारणा केली आणि मोठ्या प्रमाणामध्ये त्यांनी लेखन केलेलं आहे जेणेकरून सर्व इव्हन बाबासाहेबांनी त्याची प्रस्तावना लिहिलेली आहे. अशा पद्धतीचा आज मोठा त्यांचा जो सत्कार करण्यात आलेला आहे त्या संगोष्ठीच्या मार्फत ते खरंच प्रशंसनीय आहे. आविष्कार संगीत अकादमी आषाढी गुरुपौर्णिमा साजरी केलेली आहे. दैनिक बहुजन सौरभच्या कार्यालयातच झाली. तिथे संगीताचे मोठे क्लासेस होत असतात. पुरात सजलेले अनेक संस्कार उद्ध्वस्त झाले ही एक बातमी आज आम्ही कारण 2-3 दिवसापासून पवनी इथे मोठ्या प्रमाणामध्ये गोसीखुर्दचा प्रवाह थांबला असल्यामुळे तिथे अनेक बॅकफ्लो आल्यामुळे तिथे अनेक गावं पाण्याखाली आल्याची बातमी आहे. सांस्कृतिक भवन डॉक्टर बाबासाहेब आंबेडकर पुतळ्यामागील रिक्त जागेवर बांधा अशी काही लोकांची सूचना आहे. BDSP संघातर्फे इंदोरा बुद्ध विहारामध्ये वर्षावासचा आरंभ झाला. कर्मवीर दुर्गादास रक्षा स्मृती सेवाव्रती पुरस्कार कृषी अर्थतज्ञ विजय जावंगिया यांना जाहीर करण्यात आलेला आहे. मुस्लिम दलित आदिवासी OBCंना केवळ मतदान म्हणूनच वापरा डॉक्टर सुरेश माने अशा पद्धतीचं त्यांनी हे केलेलं आहे की त्या लोकांचं जो भागीदारी असायला पाहिजे ते मात्र होत नाही. 26 जुलै रोजी आरक्षण दिवस म्हणून साजरा करा. एक त्याच्यात दानशूर मिळेल का? दानशूर विद्यार्थ्यांच्या स्नेहभोजनासाठी शिक्षकांकडून शोध सुरू आणि सेंट्रल गव्हर्नमेंटने सांगितलं आहे की तुम्ही असे दानशूर करून हे अशा पद्धतीचे कार्यक्रम घ्या. हेच त्याच्या बाजूला भव्य रोग निदान शिबिर सम्यक संकल्पाचे संघाचे वतीने आज गणवेश वितरण. आज बघूया अग्रलेख आमचा आज महत्त्वाचा अग्रलेख आहे आमचा. केंद्र सरकारने विदर्भाकडे दुर्लक्ष केले. आजपर्यंत किती बॅकलॉग होता आणि पुन्हा बॅकलॉग इथे राहील अशा पद्धतीचा आमचा अग्रलेख आहे. निवडणुकीत आंबेडकरी नेत्यांची भूमिका काय राहील याच्यावरती आमचा एक लेख. श्रीराम बनसोड यांनी त्यांचा अत्यंत चांगला आहे वाचनीय आहे. संघ भाजपाला समाजवादाचे वावडे भूपेंद्र गंभीर यांनी लिहिलेला आहे. अत्यंत चांगला लेख आहे. तुम्हा लोकांना आवडेल. झणझणीत वास्तव्य सुषमा कळमकर हिचा हा लेख. स्त्री स्वातंत्र्याच्या मडकाखाली वाचकांचे मनोगत. श्रावण देवरे यांना दलित व आदिवासी OBCचे आरक्षण वाचविण्यासाठी ह्याच्यावरती वाचकांचे मनोगत आलेले आहे. आज पान 3वरती बघूयात. दूरगामी राजकीय विचारसरणीचा नेता दादासाहेब रासू गवई त्यांच्यावरती लेख. रवींद्र दांडगे यांचा माझा संबंध त्यांच्याशी अत्यंत आमचा फॅमिली संबंध होता. अनेक गोष्टी माझ्याजवळ त्यांच्या आठवणी आहेत. आज त्याच्या शेजारी कोंडबा भगवान हाटकर यांचा लेख. राजश्री शाहू महाराज व्यक्तित्व आणि कर्तृत्व याच्यावरती आधारित आहे. एक आमचे मित्र डॉक्टर सुनील भगत यांचा एक लेख. डार्विन उत्क्रांती डार्विनचा नैसर्गिक निवडीचा सिद्धांत याच्यावरती त्यांनी अनेक पैलूंवरती हे टाकलेले विचार मांडलेले आहेत. पाऊस हवा पण जास्त किंवा कमी हे नको अविनाश टिपले यांचा. परंतु ते नैसर्गिक आहे. नैसर्गिक असल्यामुळे त्याला आपल्याला काहीच करता येत नाही. अनेक गोष्टी त्याचा उलाढाल केलेला आहे. अशा रीतीने आम्ही दैनिक बहुजन सौरभच्या आज 4 पानाचा आढावा घेतलेला आहे. निश्चितच आज थोडंसं फास्ट झालेलं आहे. काही महत्त्वाच्या बाबी आहेत. त्याच्यामुळे मी आज इथेच थांबतो. तुम्हाला पुन्हा विनंती करेल की तुम्ही जास्तीत जास्त लोकांना सर्क्युलेट करा. एवढंच बोलतो आणि थांबतो. भेटूया उद्या. तोपर्यंत जय भीम.